नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, निजाम शाही राजवंश का शासन कहाँ पर था? तो ये देखिए, अहमदनगर जो सल्तनत थी वहाँ पर जो है निजाम शाही राजवंश का शासन देखने के लिए हमको मिला था। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों के वेतन और जो भत्ते होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो ये जो है संसद के द्वारा किया जाता है। हमारे देश की पार्लियामेंट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को जो है निर्धारित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, महाराष्ट्र राज्य 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं महाराष्ट्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो टोटल आपको याद रखना है 6 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा बनाता है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, इन 6 राज्यों में सबसे पहले तेलंगाना, इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जो महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है दादूबा पांडुरंग ने जो है बम्बई में जो है की थी। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना दादूबा पांडुरंग ने। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 165 का संबंध जो है किससे हो जाता है? तो देखिए, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता होता है। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल नंबर 165 में कही गई है कि महाधिवक्ता जो होता है वह जो है राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, भारतीय संसद का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए, 1927 को जो है भारत की पार्लियामेंट का जो है उद्घाटन किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसद भवन का डिज़ाइन, जो सबसे पहले हमारा पुराना संसद भवन था उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये एडविन्स लुटियन और साथ में हर्बर्ट बेकर के द्वारा जो है पुराने संसद भवन का डिज़ाइन बनाया गया था। बात करें जिस समय संसद भवन बना था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम जो है लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट, हम इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में जो संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इस नए संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नया नाम होगा संविधान सदन। अगर पूछा जाए कि इस नए संसद भवन को बनाने में टोटल लागत कितनी आई है, तो लगभग 1200 करोड़ रुपए जो है इस नए संसद भवन को बनाने की लागत हो जाती है। इस नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 28 मई 2023 को जो है नए संसद भवन का जो है उद्घाटन भी किया गया था। और इस संसद भवन को जो डिज़ाइन है वो HCP डिजाइन्स कंपनी के द्वारा जो है किया गया है। और इसमें लोकसभा की टोटल जो सीट्स हैं वो 888 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटें इसके अंतर्गत जो है 384 यानी 384 सीटें राज्यसभा के लिए इसमें बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये देखिए, जो रूस देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, माफ कीजिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है रूस देश, पूर्व सोवियत संघ देश के द्वारा जो है इस योजनाओं की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं को कौन तैयार करता है? तो इन योजनाओं को योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता था। सब पहले इन योजनाओं को योजना आयोग तैयार करता था, बाद में इन योजनाओं को जो है नीति आयोग के द्वारा जो है तैयार किया जाने लगा था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो ये NDC देती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और यही पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने का कार्य करता था। टोटल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी थी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, अध्यादेश, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर जो 213 है उसके अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न आता है, संसद के सदस्यों का जो शपथ होता है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, वह जो है तीसरी अनुसूची में वर्णित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस अनुसूची में है, तो ये अनुसूची जो है तीसरी अनुसूची जो है संसद के सदस्यों के शपथ से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ ये किस अनुच्छेद में आती है? तो देखिए, जो अनुच्छेद 60 है, आर्टिकल नंबर 60, ये राष्ट्रपति की शपथ को परिभाषित करता है और राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आर्टिकल नंबर 69 हो जाता है उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, और उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। इसी प्रकार जो राज्यपाल की शपथ है ये आर्टिकल नंबर 159 में आ जाती है, और राज्यपाल को शपथ जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसी राज्य के दिलवाई जाती है।
चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछते हैं, भाग 9 ख में क्या रखा गया है? तो इसमें जो है सहकारी समितियों को रखा गया है भाग 9 ख के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भाग 17 का संबंध किससे है? तो ये देखिए राजभाषा से संबंधित हो जाता है, संविधान का भाग नंबर 17। नेक्स्ट भाग 15 किससे संबंधित है? तो देखिए जो भाग 15 है इसका संबंध जो है निर्वाचन से, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भाग 11 का संबंध किससे है? तो ये संघ राज्यों के बीच संबंध से संबंधित हो जाता है, संविधान का भाग नंबर 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ प्रमुख समिति तथा उनके कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे खुसरो समिति, इसका संबंध जो है कृषि साख से हो जाता है, जबकि गोस्वामी समिति का संबंध जो है औद्योगिक रुग्णता से जो है होता है। जानकी रमन जो समिति थी, जानकी रमन, ये जो है प्रतिभूति घोटाले से संबंधित हो जाती है, और नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय सुधार से हो जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रमुख समितियाँ दी गई हैं और उनके कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो आपको एक बार इनको पढ़ के याद कर लेना है कि खुसरो समिति कृषि से संबंधित है, गोस्वामी औद्योगिक रुग्णता से, जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से, और नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय सुधार से हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ प्रमुख किस्मों की और फसलों की, तो देखिए जो अर्पणा किस्म है ये एक मटर की प्रमुख किस्म मानी जाती है। इसी प्रकार जो सम्राट किस्म है, तो देखिए जो सम्राट किस्म है ये चने की प्रमुख किस्म हो जाती है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए वरदान किसकी एक फसल किस्म है, तो ये देखिए उड़द की प्रमुख किस्म है, और पूसा वैभव जो है मंसूर की एक जो है प्रमुख किस्म हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ फसलें और उनकी किस्में दी गई हैं, अर्पणा मटर की, सम्राट चना, वरदान उड़द की, और पूसा वैभव मसूर की एक प्रमुख किस्में हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, अनवरत योजना की अवधारणा किसने दी थी? तो देखिए गुन्नार मेडल के द्वारा अनवरत योजना की जो है अवधारणा दी गई थी, और यह अनवरत योजना 1974 से 78 के मध्य जो है चलाई गई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें सर्जेंट योजना, यह कब आई थी? तो यह 1944 में थी सर्जेंट योजना। वुड घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच कब आया था? तो यह 1854 में लाया गया था। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1917 में गठित किया गया था सैडलर आयोग, और हंटर आयोग का गठन जो है 1882 में हुआ था। तो ये प्रमुख जो है सन है जिसमें कुछ प्रमुख घोषणाएं और कुछ प्रमुख आयोग हुए थे, इनको आपको याद कर लेना है। चलिए एक बार और बता देते हैं इनको। सर्जेंट योजना 1944 में, वुड घोषणा पत्र 1854 में, सैडलर आयोग 1917 में, और हंटर आयोग जो है 1882 में बना था। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख पॉलीमर और उनके उपयोग की। सबसे पहले बात करें टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है, जबकि जो टेरेलिन होता है ये वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जो पॉलीस्टाइरीन है यह टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेफ्लॉन पढ़ लेना है जो नॉन स्टिक बर्तन में होता है, टेरेलिन वस्त्र उद्योग में, और पॉलीस्टाइरीन जो है टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, CO 1148 किसकी एक प्रमुख किस्म है? तो ये देखिए गन्ने की एक प्रमुख प्रजाति हो जाती है CO 1148। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो देखिए निर्वात वाल्व या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, जबकि जो दूसरी पीढ़ी थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार अगर जो तीसरी पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन थी, उसमें IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था, जबकि जो हमारी चौथी पीढ़ी थी वह जो है माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी, और इसके अंदर जो है VLSI का प्रयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी प्रकार जो पांचवी पीढ़ी थी उसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ था, और ये ULSI पर आधारित थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थी। तो पहली पीढ़ी में निर्वात वाल्व, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी पीढ़ी में AI का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।